नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, here again with another topic, your friend philosopher and guide। पिछले वीडियो में मैंने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वेट गेन के बारे में बताया था। आज मैं प्रेगनेंसी में ओबेसिटी के बारे में बात करूंगी कि जैसे इन जनरल ओबेसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले बताया था बीमारियों के हिसाब से, वैसे ही इन पर्टिकुलर प्रेगनेंसी में भी जो ओबीज पेशेंट्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स होने की संभावना हमेशा ज़्यादा रहती है। प्रेगनेंसी के दौरान न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती जैसा कि लोग समझते हैं। दिस रिक्वायरमेंट इज़ ओनली यू कैन से अराउंड 300 कैलोरीज समझ लिए पर डे की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर कोई 2000 कैलोरीज ले रहा है तो उसको 2300 ही चाहिए, कोई 1800 ले रहा है तो उसको 2100 ही चाहिए, ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं है। समहाउ हमारे सोसाइटी में हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा है कि यहाँ पे द मोमेंट अ वुमन गेट्स प्रेग्नेंट उसको ये बोलते हैं कि अरे तुम्हें 2 लोगों के लिए खाना है, तुम्हें 2 के लिए खाना है। ऐसा नहीं है, अगर आप 2 के लिए खाएंगे तो श्योर इनफ आप तो ज़रूर ओबीस हो जाएंगे और उससे फिर सारे जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो और भी बढ़ने की संभावना रहती है। प्रेगनेंसी में आजकल इस वजह से भी और कुछ इनएक्टिव होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का इंसिडेंस बढ़ गया है। प्रेगनेंसी में वेट गेन कितना होना चाहिए ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका प्री प्रेगनेंसी वेट कितना है। वेट गेन, अगर आपका पहले वेट कम है यू कैन हैव मोर वेट गेन। इफ अगर आपका पहले ज़्यादा वेट है देन योर अलाउंस इज मच लेस। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिनका पहले से वेट पहले कम था, जिनका लो बीएमआई था 19.8, मैंने पिछले वीडियो में बीएमआई के बारे में बात की है, वेट गेन 12.5 to 18 kgs तक हो सकता है एंड दैट इज नॉर्मल एंड नॉट हार्मफुल फॉर द पेशेंट। अगर उनका नॉर्मल बीएमआई है 19 to 26 तो वेट गेन 11.5 to 16 kgs तक हो सकता है। बट इफ वुमन इज ऑलरेडी ओबीज, उनका हाई बीएमआई है 26 to 27 और मोर, देन यहाँ पे गलत लिखा है 26 to 27 और 30, देन 7 to 11.5, नॉट मोर देन दैट। उससे ज़्यादा वेट गेन होगा तो वो बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों के लिए ही ठीक नहीं। नाउ डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स में डिफरेंट वेट गेन्स रहते हैं। फर्स्ट 3 months में, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, वेट गेन कम होता है, 1.5 to 2 kgs मैक्सिमम वेट गेन है, लेकिन किसी किसी को तो बिल्कुल भी नहीं होता और इन सर्टन केसेस इवन देयर इज अ वेट लॉस, क्योंकि नॉजिया, वॉमिटिंग, एवर्जन टू फूड, ये सब चीज़ें लेडी को खाने से दूर रखती हैं और उनका वेट गेन नहीं हो पाता, कभी कभी लूज भी कर देते हैं बिकॉज दे आर वॉमिटिंग। लेकिन उससे इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3-3.5 महीने के बाद अपने आप ही वो स्टेज ख़त्म हो जाती है, एपेटाइट रिटर्न्स बैक टू नॉर्मल और वेट गेन होने लगता है। टोटल वेट गेन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अप टू 0.5 kgs पर वीक वेट गेन एंड थर्ड में 0.5 to 0.75 kg, ये ऑन एवरेज है, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा किसी का थोड़ा कम भी हो सकता है। सडन इंक्रीज इन वेट, कभी भी ऐसा हो कि किसी भी महिला का अगर वो रेगुलर चेकअप करा रही है और सडन इंक्रीज इन वेट हो जाता है, देन दैट शुड बी टेकन विद कंसर्न सीरियसली बाय द डॉक्टर और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए कि कहीं उनको टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, प्री-एक्लिम्प्टिक टॉक्सीमिया जिसको हम कहते हैं, उसका होने का चांस तो नहीं है। जो महिलाएं कंसीव करने के समय ओबीज होती हैं उनको हमेशा प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उनको, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जो कि प्रेगनेंसी में ओबीज लेडीज़ को या जिनका मॉडरेटली ज़्यादा वेट गेन है उनको ये होने का चांस बहुत रहता है। और जो मॉडरेटली वेट गेन वाली है उनका 2 to 6 times मोर है और जो ज़्यादा ओबीज हैं उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप होने का चांस 2 to 20% रहता है। और इसको हम स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल से ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर डाइट कंट्रोल से नहीं ठीक होता तो कभी कभी हमें इंसुलिन भी देनी पड़ती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ में। दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स हैं हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स। अपना ब्लड शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है और एक बहुत ही सीरियस कंडीशन
होती है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन की, जिसको हम टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, उसका होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और फिर उससे बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और भी बहुत से प्रॉब्लम का चांस ज़्यादा है ओबीस पेशेंट्स में, जैसे उनको मिसकैरेजेस ज़्यादा होते हैं, उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, उनको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, जैसे पैरों में नसों में जैसे क्लॉट्स बन जाते हैं, वो क्लॉट्स का डिसलॉज होके हार्ट लंग में चले जाना, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस विच हैपन्स इन वेरी ओबीस पेशेंट्स। और ऐसे पेशेंट्स में हमेशा जो ज़्यादा ओबीस होते हैं उनमें प्रीमेच्योर डिलीवरी का भी चांस ज़्यादा रहता है। ऑल्सो ओबीस पेशेंट्स हमेशा लार्ज बेबीज होते हैं उनके, तो उनका तो वेट ज़्यादा है ही, बेबीज़ का भी वेट ज़्यादा होता है। और जब बेबी का वेट ज़्यादा होता है तो जो नॉर्मल उसकी जो पेल्विस है, जो बोनी पैसेज है, उसमें से बच्चे का सिर और बॉडी नहीं निकल पाता, और देयर इज अ कंडीशन विच कॉल एज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, लेबर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, वो अंदर जा ही नहीं रहा, एंड देन वी हैव टू डू अ सिजेरियन सेक्शन टू डिलीवर द बेबी। ऐसे पेशेंट्स में एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस, अगर उनको एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है तो वो कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा होने का चांस रहता है। पोस्ट ऑपरेटिव रिस्क ज़्यादा होते हैं, और ऑपरेशन के टाइम पे भी अगर ज़्यादा ओबीस पेशेंट्स है, 100 kgs है, 110 kgs पेशेंट है, तो ऑपरेटिंग टाइम ज़्यादा होता है, ऑपरेशन में डिफ़िकल्टी होती है करने में, एंड ऑल्सो ब्लड लॉस भी कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। पोस्ट ऑपरेटिवली भी ऐसे पेशेंट्स में वही थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नसों में जो ब्लड क्लॉट है वो जम जाता है, वो डिसलॉज होके लंग्स में चला जाता है, विच इज़ अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन, वो हो सकता है। और इन्फेक्शन का चांस ऐसे पेशेंट्स में हमेशा ज़्यादा रहता है। इट इज़ नॉट ओनली दैट द पेशेंट हु इज़ ओबीस हु सफर्स, ऑल्सो बच्चों के लिए भी ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, क्योंकि ओबीस पेशेंट्स में अक्सर ऐसा देखा गया है कि उसमें स्टिल बर्थ ज़्यादा होती हैं, उनका जो बच्चों का ग्रोथ है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता, उनकी लैट्रिन निकल जाती है जिससे उनका मेकोनियम एस्पिरेशन हो जाता है। जब वो पैदा होते हैं तो अक्सर वो जल्दी से रोते नहीं हैं, उनका ब्लड शुगर लो हो जाता है, जिससे कि प्रॉब्लम्स बच्चे में आ सकती हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं उनकी they are more likely to have congenital malformations in the babies, जैसे कि जो स्पाइनल कॉर्ड में जो डिफेक्ट्स होते हैं जिनको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं, वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं। उनकी जो डेंटल एसिमेट्री है, एबनॉर्मलिटीज़ हैं, वो ज़्यादा होती हैं। और कभी कभी एक कंडीशन होती है जिसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। मेल बेबीज़ में टेस्टिस आर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, या तो वो एब्डोमेन में रह जाती हैं या इंगुइनल कैनाल में रह जाती हैं। ऐसे केसेस भी ओबीस पेशेंट्स में हमेशा कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं। ओवरऑल मॉर्बिडिटी, मतलब उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के साथ, वो और उनकी मोर्टेलिटी, उनकी डेथ रेट कंपेयर टू नॉन ओबीज वीमेन, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर, ज़्यादा होता है। इसलिए वी ऑलवेज प्रेफर, इज़ 2 to 3 times हायर, इसलिए वी प्रेफर दैट द पेशेंट्स शुड नॉट बी ओबीज एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। कैलोरी, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, इट शुड नॉट बी मोर देन 300 कैलोरीज से ज़्यादा, 300 से 350, 400 भी हो गया तब भी चलता है, बट नॉट टू मच। और हर तरह के फूड इंक्लूड करने चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ फैटी फूड या मीठी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स अगर ज़्यादा लेंगे तो उससे ओबेसिटी और प्रेगनेंसी में बढ़ेगी। उसकी इतनी इंपॉर्टेंस जितना कि प्रोटीन इंटेक की इंपॉर्टेंस है। प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, और जो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है, कॉपर है, सेलेनियम है, ये सब जो चीज़ें हैं इनको ज़्यादा मात्रा में, विटामिन डी है, ये मिलना चाहिए प्रेग्नेंट पेशेंट्स को, जिससे कि उनकी ग्रोथ बच्चे की बहुत अच्छी तरह से हो जाए। एक और कंडीशन के बारे में बात करना चाहूँगी जिसको हम लोग पाइका कहते हैं। आपने देखा होगा और सुना होगा कई दफ़े कि प्रेग्नेंट लेडीज़, उनको लगता है हम चॉक खाएं, हमें तो स्लेट की बत्ती खानी है, या पेंसिल है वो खानी है, मिट्टी खाते हैं। क्यों ऐसा है? दिस इज़ एबनॉर्मल। ये तो अखाद्य पदार्थ हैं, खाने वाली चीज़ें तो नहीं है, पर उनको बहुत अट्रैक्शन होता है इन चीज़ों को खाने का। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये महिलाएं आयरन डेफिशिएंट होती हैं, इसीलिए खाने में आयरन
का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ आयरन सप्लीमेंट्स भी मिलने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिससे कि इस तरह का जो पाइका है वो ना हो, क्योंकि इससे क्या होता है कई दफ़े इन्फेक्शन हो जाता है पेट में, डेंटल एबनॉर्मलिटीज होने लगती हैं इस तरह से खाने से, कभी कभी जो लेड पॉइजनिंग तक की प्रॉब्लम हो जाती है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी एबनॉर्मल एंड शुड बी डिस्करेज। इसको फन जैसा नहीं लेना चाहिए, जैसे लोग बड़े हंस के बात करते हैं, अरे वो तो मिट्टी खाती है, अरे वो तो ऐसा करती है। नो, इट इज़ नॉट दैट, इट हैज़ टू बी टेकन वेरी सीरियसली एंड शुड बी प्रिवेंटेड बाय दैट। और कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होता है, ओबीस पेशेंट्स में हमेशा कॉन्स्टिपेशन और भी ज़्यादा होता है, बिकॉज हार्मोनल इफेक्ट ये पहले ही ज़्यादा है, ओबेसिटी के साथ ज़्यादा होगा तो और भी तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स, जितना फाइबर डाइट में बढ़ेगा उतना ही अच्छा कॉन्स्टिपेशन कम होगा। और पानी का इंटेक 3 लीटर तो कम से कम पानी चाहिए चाहिए, और भी दूसरे तरह के फ्लूइड्स जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी। प्रेग्नेंट होते ही आई डोंट नो व्हाई महिलाओं को ऐसा लगता है कि हमको तो इस बात का सर्टिफिकेट मिल गया कि हमको तो आराम करना चाहिए, और उनके घर वाले भी ये सोचते हैं कि उनको आराम करना चाहिए। जितना माँ तो लाड़ प्यार में आराम करवाती हैं बहुत ज़्यादा, जो उनकी मदर्स इन लॉ हैं वो भी उतना, वो कुछ तो लाड़ प्यार में और कुछ इस डर से कि कोई ये ना कह दे कि मदर इन लॉ कितना काम करवा रही है, वो भी उनको, नहीं बेटे तुम तो आराम करो, तुम्हें तो आराम की ज़रूरत है। प्रॉबेबली नॉट। जितना 60% ऑफ वीमेन हु आर प्रेग्नेंट, they are sedentary, they are not active, and that is how they gain weight. इसलिए प्रेगनेंसी में आप जो भी काम करने की यूज टू हैं, वेदर इट इज आउटसाइड वर्क, ऑफिस का वर्क है या बिजनेस वर्क है, या आपका कोई भी काम है जिस भी उसमें आप हैं, या फिर आप घर में ही रहती हैं और हाउस होल्ड वर्क करती हैं, वो वैसे का वैसा करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप थक जाते हैं बीच में, अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा काम हो रहा है मेरे लिए, मुझे आराम की ज़रूरत है, श्योर यू गो अहेड विद दैट, वो ज़रूर करना चाहिए। बीच बीच में आराम करते रहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ आराम करें। अगर आप सिर्फ आराम करेंगे तो आपका वेट गेन बढ़ता ही जाएगा। कंक्लूजन में ये कह सकती हूँ कि प्रेगनेंसी से पहले वेट जितना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका सिग्निफिकेंस बहुत है और उसका इम्पैक्ट प्रेगनेंसी और डिलीवरी पे बहुत ज़्यादा है। तो प्रेगनेंसी से पहले जो महिलाएं 2-3 साल रुकती हैं, आजकल तो ज़्यादातर लड़कियां जो हैं मैरिज के बाद इमीडिएटली दे डोंट गो फॉर प्रेगनेंसी, 2-3 साल तो यूजुअली लेती हैं। एंड इन केस दे आर ओवरवेट, इन केस दे आर ओबीज, दे शुड यूटिलाइज दैट टाइम फॉर रिड्यूसिंग वेट, जिससे कि उनकी प्रेगनेंसी में वो पूरा हेल्दी रह सके और एक अच्छे हेल्दी बच्चे को जन्म दे सके। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।